नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा। सबसे पहले 4 बड़ी खबर। पहली खबर होगी सीएम योगी आदित्यनाथ कोर ग्रुप की बैठक, जहां पर सीएम आवास पर चल रही है। काफी अहम है ये बैठक। 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ उतरना है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर रही है। कांग्रेस भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है कि आखिरकार पार्टी की 2022 में क्या रणनीति होगी। तीसरी खबर है सूर्य प्रताप शाही को लेकर, जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। अनाज खरीदने के मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा है सूर्य प्रताप शाही ने। चौथी खबर धर्मांतरण को लेकर है कि धर्मांतरण के तार कहां से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से, इन तमाम जगहों से धर्मांतरण को लेकर जो तार जुड़े हुए हैं उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन बात अब पहली बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। अपने आप में काफी अहम है यह बैठक, और इस कोर ग्रुप की बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, एके शर्मा, जितिन प्रसाद भी बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी, विनय कटियार भी इस बैठक में मौजूद हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। लेकिन मेन जो एजेंडा है पार्टी का, 2022 में किस रणनीति के साथ पार्टी जमीन पर उतरेगी। और जो भी कुछ दिन पहले भी अगर हम बात करें, बीएल संतोष आए थे उत्तर प्रदेश और तमाम मंत्रियों से उन्होंने फीडबैक लिया था और ये समझने की कोशिश की थी कि पार्टी को जमीनी स्तर पर किस तरह से मजबूती दें। इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बैठक अभी फिलहाल चल रही है, मेन एजेंडा 2022 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात करें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे महेंद्र सिंह की बात करें या लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, राम शास्त्री की बात करें, वो मौजूद है। इसके अलावा कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री मौजूद है। निश्चित तौर पर 2022 को लेकर के जो भाजपा है अभी तैयारी करना शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव के दौरान देखा गया कहीं ना कहीं भाजपा की कोर जो प्लानिंग थी उसमें कहीं कसर रह गई, जिसके चलते सरकार नहीं बना पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात अलग है, यहाँ का एजेंडा अलग है और भाजपा उन एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। जो विकास का एजेंडा मुख्यमंत्री ने दिया था 2017 में, भाजपा ने दिया था, उसको एक बार फिर लागू करना चाहती है। तमाम जो चाहे मंत्री की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सतेंद्र सिंह की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2022 का चुनाव होगा वो पिछली जब 2017 का चुनाव हुआ था उससे बेहतर स्थिति में लड़ना है, उससे ज्यादा सीटें लाना है। निश्चित तौर पर उसको लेकर के अभी से मंथन का दौर शुरू हो गया है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, 1 महीने में 2 बार दौरा कर चुके लखनऊ का। दूसरी बार दौरा किए, इससे पहले 31 मई को लखनऊ पहुंचे थे, 3 दिवसीय दौरा था और आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। निश्चित तौर पर तमाम मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है कि 4 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या किया उन लोगों ने, क्या कमियां रह गई हैं। साथ ही साथ जो बूथ लेवल पर जाकर के किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनको उतारा जाए, जिससे जो चीजें हैं ज्यादा जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके ऊपर अपनी ओर उठाया जा सके। साथ ही साथ सबसे जो बड़ा मुद्दा है ये है कि जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर के अभी से ही जो पार्टी कार्यकर्ता हैं या पार्टी के नेता हैं उनको दूर दराज गाँव है जो वहां भेजा जाए, जहां पर भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं है वहां पर भेजा जाए, वहां पर जाकर के बातचीत की जाए। क्योंकि जिस तरह से अभी हालिया उपचुनाव, जो हालिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसमें देखा गया कि भाजपा की स्थिति कुछ बेहतर नहीं रही, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंतन मनन का दौर जारी है। और कहीं भाजपा नहीं चाहती है कि जो स्थिति पंचायत चुनाव में हुई वो 2022 के चुनाव में हो। इसको लेकर के जमीन पर उतर के अभी से काम करना शुरू करना चाह रही है। जी चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब दूसरी बड़ी खबर, जिसमें कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2022 का चुनाव नजदीक है और इसको देखते हुए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बैठक की है। पूर्व
विधायकों के साथ बैठक की है अजय कुमार लल्लू ने। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व विधायक मौजूद रहे। कैसे संगठन काम करेगा, इस मुद्दे पर मंथन किया गया। कांग्रेस को रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा पार्टी की जो रणनीति रही है उस पर काम करने की जरूरत है कांग्रेस को, और इसको लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में अब पार्टी कांग्रेस भी नजर आ रही है। तो बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व विधायक मौजूद रहे, और इसको लेकर हम देख रहे हैं लगातार जमीनी स्तर पर किस तरह से खुद प्रियंका गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिछले समय में बातचीत कर रही थी, मिल रही थी, और रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूती दिलाई जा सके। और नगमा हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। नगमा, आज कांग्रेस में भी बैठक हुई, अजय कुमार लल्लू ने पूर्व विधायकों के साथ बैठक की है। 2022 की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है, आपके पास क्या अपडेट है? लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है, और आपको बता दें कि कांग्रेस नए सिरे से तैयारियों में जुटी हुई है। संगठन को लेकर, संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई। आज करीब 100 विधायक, पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको बुलाया गया था, जिसमें अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद थे। इसके साथ ही एमएलसी दीपक सिंह के साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद थे। इस बैठक में उन रणनीतियों पे बात हुई जिनको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, वो जनता के बीच जाएंगे। जिस तरह सरकार को लगातार घेरने का काम किया, वो चाहे किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर कोरोना काल में जो अव्यवस्थाएं थी जिनको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती भी नजर आई है, उन सब को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चुनाव में जाएंगे, जो जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ेंगे। साथ ही वोट बैंक को लेकर भी काफी बातें हुई है कि वोट बैंक काफी जो उनसे पिछड़ गया है, जो छूट गया है, वो जो वोटर उनके साथ। लेकिन नगमा इस सब के बीच पार्टी को बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल अनन्या, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, जो कि लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर भी आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि जो मौतें हुई हैं उनको सरकार ने छिपाया है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जिनको लेकर विपक्ष जो है इस बार पूरा सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगा, और साथ ही जनता के बीच इन सब बिग पॉइंट्स को लेकर उतरेगी कांग्रेस। चलिए नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2022 के लिए एक्शन मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। पूर्व विधायकों के साथ यहां पर बैठक की गई, और वही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और मायावती पर निशाना साधा है सूर्य प्रताप शाही ने। अनाज खरीद को लेकर ही निशाना साधा गया है। गेहूं खरीद के मामले में कृषि मंत्री ने निशाना साधा। कई दिनों से अनर्गल बयान दे रहे सपा अध्यक्ष और प्रियंका गांधी। यूपी में 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 46 लाख से ज्यादा किसानों से गेहूं की खरीद की है, ये सूर्य प्रताप शाही की तरफ से कहा गया। मायावती और अखिलेश सरकार मिलकर भी नहीं खरीद पाए थे इतना गेहूं। तो इस पूरे मामले को लेकर सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि काफी समय से किसानों के मुद्दे को लेकर बयानबाजी विपक्ष की तरफ से हो रही थी, जिसके बाद अब सूर्य प्रताप शाही ने इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि किसकी सरकार किसान विरोधी है। अभी हमारे पास 1 साल बचा हुआ है, ये सूर्य प्रताप शाही की तरफ से कहा गया। यूपी में बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार का रिकॉर्ड योगी सरकार ने तोड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है।
और उत्तर प्रदेश में 30 साल हो गए, 3 दशक से वो सत्ता से बाहर हैं, और इसलिए कि वो जमीनी हकीकत को पहचानते नहीं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं, और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। वो ड्राइंग रूम से बैठ करके अपनी पार्टी को चलाते हैं, जमीन पर उनको निकलने की ताकत नहीं है, वो हताश और निराश है, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, कांग्रेस पार्टी हताश और निराश। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से अवध क्षेत्र मोर्चे की सूची जारी की गई है। नितिन मित्तल युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। गोदावरी मिश्रा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष बनी है। सुधीर सिंह किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो अवध मोर्चे की जिम्मेदारी इनको दी गई है। मोहम्मद नईम अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुन्ने लाल कनौजिया अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष बने हैं। शिवनायक वर्मा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये देखिए, न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर और वो सूची आपको दिखा रहा है जो जारी की गई है। तो बीजेपी अवध क्षेत्र मोर्चे की सूची जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का द्वारा ये सूची जारी की गई है। किसको कहां पर जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। नितिन मित्तल युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। गोदावरी मिश्रा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष बनी है। सुधीर सिंह किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। मोहम्मद नईम अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुन्ने लाल कनौजिया अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष बने हैं। शिवनायक वर्मा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, अवध मोर्चे की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने के लिए, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो भाजपा है वो जो भी पदशाली थे या नया मोर्चा बनाना था उसमें लगी हुई है। पहले देखा गया कि तमाम जो मोर्चे जहाँ किसान मोर्चे की बात करें, पिछड़ा जो भाजपा का मोर्चा है उसकी बात करें, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, सारे डिक्लेयर के जो नेता थे, अध्यक्ष थे, डिक्लेयर किए गए। इसके बाद अवध क्षेत्र का जो मोर्चा है उसके जो अध्यक्ष थे, उनके जब तमाम जो अन्य सहयोगी, उनकी घोषणा की गई। निश्चित तौर पर भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोर्चा आ चुकी है, क्योंकि 2022 के चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, तमाम जो मोर्चे थे उनका पुनर्गठन होना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन बी एल संतोष आए, उसके बाद जहां निगम की बात करें, निगम जितने खाली पड़े थे उनको भरा गया, साथ ही साथ आयोग जो खाली पड़े थे उनको भरा गया, चाहे मोर्चा थे जिनका पुनर्गठन था वो उनका गठन हुआ। निश्चित तौर पर आज फिर अवध जो क्षेत्रीय मोर्चा है उसका गठन हुआ है। अब जो भाजपा है पूरी तरह से चुनावी मोर्चा में आ चुकी है। तमाम जो बैठकें हैं उनका दौर जारी है, तमाम जो बड़े नेता इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे धर्मांतरण गैंग को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। धर्मांतरण गैंग के जो तार हैं वो दिल्ली के जामिया नगर से जुड़े बताए जा रहे हैं। नोएडा के मूक बधिर स्कूल से भी धर्मांतरण गैंग के तार जुड़े हैं। धर्मांतरण गैंग के तार डासना मंदिर प्रकरण से जुड़े हैं। पुजारी पर हमले की साजिश रचने वाले में शामिल था काशिफ और रमजान। काशिफ और रमजान के तार सलीमुद्दीन से जुड़े हैं। सलीमुद्दीन इनका गुरु था जो इन दोनों को कमांड देता था। धर्मांतरण के दोनों आरोपियों के भी तार सलीमुद्दीन से जुड़े हैं। सलीमुद्दीन ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। तो धर्मांतरण को लेकर किस तरह से परत दर परत अब राज खुल रहे हैं, ये आप समझिए। इस पूरे ग्रुप को दिल्ली के जामिया नगर में एक सेंटर था, इस्लामिक दावा सेंटर, जहां से चलाया जा रहा था इस ग्रुप को। नोएडा के मूक बधिर स्कूल से भी तार जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण गैंग के तार डासना मंदिर प्रकरण से भी जुड़े हुए हैं।
काशिफ और रमजान के तार सलीमुद्दीन से जुड़े हैं। सलीमुद्दीन इनका गुरु था, जो दोनों आरोपियों को कमांड देता था कि कैसे धर्म परिवर्तन लोगों का कराना है, कैसे उनका ब्रेन वॉश करना है, किस तरह से ये पूरा गैंग चलाया जा रहा था। ये लगातार अब परत दर परत राज खुल रहे हैं। तो गिरफ्तार हुए विपुल विजय वर्गीय और काशिफ ने ही ये राज खोले हैं। गाजियाबाद में 3 जून को डासना मंदिर पर मामले पर गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने 16 जून प्रताप विहार में रहने वाले डॉक्टर सलीमुद्दीन को जेल भेजा। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सलीमुद्दीन ने डासना देवी मंदिर पर भेजा था। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से रची गई थी पूरी साजिश। और उसके बाद डॉक्टर सलीम ही काशिफ की बहन के साथ हुए विपुल के निकाह में गवाह था। इनके 32 साल पुराने दोस्त डॉक्टर अखलाक अहमद ने भी कई खुलासे किए। ये आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मैं बाइज्जत बरी होऊंगा और मुझे संविधान पर भी पूरा भरोसा है, न्यायपालिका भी भरोसा है। तो जो आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं और जो कोर्ट में ये जो केस चल रहा है तो विचाराधीन है। तो मैं पूरा और मेरा परिवार जो है वो सब सहयोग कर रहा है और आने वाले समय में मैं बिल्कुल बाइज्जत, चूँकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये आरोप और खबर है लखनऊ से, जहां पर एक महिला ने वसीम रिजवी पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का जो पति है वो वसीम रिजवी का ड्राइवर है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर आरोप लगाया गया है रेप का। 5 माह पहले तो कल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भेजा था जेल। 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। तो बस महिला ने लगाया वसीम रिजवी पर रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी। महिला का पति वसीम रिजवी का ड्राइवर है। 5 माह पहले वसीम रिजवी पर महिला के पति को बाहर भेजकर रेप का आरोप लगाया है। आपके साथ क्या हुआ आप बताइए। कैमरे के सामने बताइए। आइए आप बोलिए बोलिए आपके बाद वो उतर जाएगी, पब्लिक बहुत आएगी आपके साथ में, दंगा दिया जाएगा। पूरा शहर आप साथ में, सारे वकील साथ में, राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब आपके साथ हैं। आपके साथ और अब हम आपको 2 बच्चों और एक बुजुर्ग की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर, जिसको देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बेबस बुजुर्ग की दर्द भरी दास्तां। भारत पाक की लड़ाई में गंवाई दोनों आंखें। फिर कोरोना महामारी में 2 बेटों को खोया। अब 2 मासूम बच्चों को नेत्रहीन दादा ही सहारा। किसी पर जब संकट आए तो इस तरह ना आए कि सब बर्बाद हो जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है शामली के गांव लिसाड़ के रहने वाले 85 साल के रिटायर्ड फौजी चहीराम की। ऑर्डिनेंस कोर में तैनात चहीराम 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में शामिल थे। उस लड़ाई में स्मॉग बम समय से पहले फट जाने की वजह से चहीराम की दोनों आंखें चली गईं, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। चहीराम के 2 बेटे थे। बड़े बेटे ने शादी नहीं की और छोटे वाले बेटे की पत्नी 2 बच्चे छोड़कर चली गई। कोरोना महामारी आने के बाद 2020 में कोरोना से छोटे बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं 14 जून 2021 को कथित तौर पर कोरोना महामारी के चलते बड़े बेटे ने भी अंतिम सांस ले ली। 2 मासूम बच्चों को मदद का इंतजार।
बिना आंखों के बुजुर्ग दादा बना पालनहार। कोरोना महामारी की काली परछाई में 2 बेटे खो देने के बाद अब परिवार में केवल एक बूढ़ा रिटायर्ड फौजी और उसके 2 मासूम पोता पोती ही बचे हैं। चहीराम इन्हीं सब परेशानियों को लेकर डीएम शामली जसजीत कौर के कार्यालय पर पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। इस सरकार का सहारा लो, कुछ दे दे तो इन बच्चों की परवरिश हो। मुझे बहुत दुख है, रो तो रोया भी नहीं जाता। बहुत बुजुर्ग आदमी है और उनके 2 छोटे बच्चे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो अकेले रह गए हैं। उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई और उनके फादर की रिसेंटली डेथ हो गई है। उसके संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी टीम भेजकर उनके घर पे दिखवा लें। दोनों नन्हे मासूम पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन अब इन दोनों का ये सपना बिखर चुका है, क्योंकि अब इन दोनों नन्हे मासूम बच्चों के साथ एक अंधा बूढ़ा बाबा है और परवरिश के लिए किसी का भी हाथ इन दोनों के सिर पर नहीं है, क्योंकि इनके सामने जिंदगी की परेशानियां मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए शामली से अमित मोहन गुप्ता की रिपोर्ट। तो न्यूज़ रूम लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।